फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद एक्चुअली मैं थोड़ा अपनी नॉलेज बढ़ा रहा था। मैंने बताया ना आपको कि मैं चाह रहा हूँ कि अपने जो इंडियन सोशल साइंसेज हैं उनको रियली इंडियनाइज किया जाए। तो उसके लिए जो है अपने बारे में जानकारी भी तो होनी चाहिए। तो मैं एंशिएंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहा था, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था, मेडिसिन के बारे में पढ़ रहा था। और 19th सेंचुरी में ख़ास तौर से लेट 18th और 19th में इतनी ज़्यादा रिसर्चेज हुई हैं अंग्रेज़ सरकार के थ्रू। उनका ऑब्जेक्टिव अलग था कि कई साइंटिस्ट का ये कमेंट है कि उस वक्त जितना एडवांसमेंट था हमारा, वहाँ तक पहुँचने में यूरोप वालों को 100 साल भी लग सकते हैं। आमतौर पे जो हमारे उस वक्त की अचीवमेंट्स थी, लेट 18th सेंचुरी तक पूरे यूरोप की वो अचीवमेंट्स नहीं थी। पूरी की बात कर रहा हूँ। खैर, पढ़ूंगा तो फिर मैं आगे भी बढ़ूंगा और आपको भी बताऊंगा। अभी जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, 3 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, शॉकिंग न्यूज़। वैसे आजकल हमें कोई न्यूज़ शॉक नहीं करती। जब से कोविड हुआ है, डेथ तक हमें शॉक नहीं करती, बिकॉज डेथ हैज बिकम जस्ट ए नंबर। इकोनॉमी हमें शॉक नहीं करती। अभी 3 दिन पहले जो एक न्यूज़ आई थी, 3-4 न्यूज़पेपर्स ने कवर भी की थी, और ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट थी इकोनॉमी के बारे में, और मैं 2-3 अखबारों ने कवर भी की थी। और मैं सोच रहा था 2-3 दिन से कि कोई ना कोई न्यूज़पेपर्स, कम से कम अगर आम आदमी अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो न्यूज़पेपर्स जो हैं कुछ 1-2-3 तो करेंगे, पर कोई मतलब ही नहीं। क्या कह रही है वो न्यूज़ रिपोर्ट? बिल्कुल सामने है हेडिंग, वेल्थ ऑफ रिचेस्ट 98 सेम एज बॉटम 552 मिलियन ऑक्सफैम। मतलब जितनी वेल्थ बॉटम 55 करोड़ 20 लाख लोगों की है, उतनी वेल्थ टॉप के 98 लोगों की है। 98 फैमिलीज कह लो। और इस दौरान, कोविड के दौरान, जो बिलियनर हैं, अरबपति हैं, उससे पहले जो उनकी गिनती थी वो 102 थी। नाउ इट हैज रीच 142। इधर से बिलियनर्स की गिनती बढ़ी है और उधर 84% लोगों की जो है वो इनकम कम हो गई है इस कोविड के दौरान। रिपोर्ट का ये मानना है कि अगर ये जो सुपर रिच हैं, मैं तो उनको फिल्दी रिच कहता हूँ, बदबू आती है रईसी से, इतनी रईसी। हालांकि वो सब ड्रामा है, क्योंकि बैंकों के जितने लोन हैं उन पर, उसकी बात अलग कभी, पर हैं तो बंद हो गए। चाहे आपकी पहले की लिबरल पॉलिसी हो या अब की न्यू लिबरल पॉलिसीज हो। अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ आई थी बिजनेस स्टैंडर्ड में ही कि अडानी की वेल्थ जितनी तेजी से बढ़ी है इस दौरान, जब से कैपिटलिज्म शुरू हुआ है तब से आज तक किसी भी कारपोरेट हाउस की नहीं बढ़ी उस स्पीड से। क्या आपको नहीं लगता कि अडानी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए, देश का भला हो जाएगा? नहीं। खैर, ये रिपोर्ट कहती है कि जितनी डिस्पैरिटी है इंडिया में, कोविड में बढ़ी, पूरी दुनिया में बढ़ी, लेकिन जो टॉप 10% लोग हैं उनके पास कंट्री के टोटल वेल्थ का 57% है, और जो बॉटम पे जो 50% लोग हैं उनके पास टोटल वेल्थ का 13% है। और ये गैप बढ़ता ही जा रहा है। और रिपोर्ट कहती है कि उसकी सबसे बड़ी वजह जो है हमारा टैक्स सिस्टम है, खासतौर से आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस। सब लोग जानते हैं, एडोलेसेंस लेके पढ़ते हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो गरीब को ज़्यादा मारते हैं। फिर भी इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए ही गए हैं। मिनिस्टर खुद कहते हैं
उसके बावजूद ये आपका जो जीएसटी है, ये आपका जो सर्विस टैक्स है, कोविड से पहले मैं अगर आपको शहर की हवा की जानकारी लेनी है तो ऑटो में बैठिए, देश की हवा जाननी है तो स्लीपर क्लास में ट्रेन में बैठिए। तो कोविड से पहले जो है इवन ऑटो वाले कहते थे कि कहाँ है गरीबी। आज से 30 साल पहले अगर आपको 5 रुपए का खाना मिलता था तो अब 15 रुपए का मिल जाता है, लेकिन तब इनकम कितनी थी, अब इनकी कितनी है। ये जो शहरी लोग जो हैं इनको मुफ्त की खाने की आदत पड़ गई है, इनको पता भी नहीं है कि कितनी सब्सिडाइज्ड है शहरी लाइफ। एक चीज जो है सबको जाननी चाहिए कि कोविड से पहले सरकार की अपनी स्टैटिस्टिक्स है कि 19.6 करोड़ लोग हिंदुस्तान में बिना रात का खाना खाए सोते थे। कोविड के दौरान सरकारी आंकड़ों के हिसाब से वो 22.25 करोड़ पहुंच गई है करीब करीब। एक्चुअली कितनी होगी ये तो आपको पता होना चाहिए। तो हमेशा शहर के लोग हंगामा करते हैं कि ये सब्सिडाइज कर दिया, वो सब्सिडाइज कर दिया। शहरी जिंदगी कितनी सब्सिडाइज है वो सबको पता होना चाहिए, नहीं है तो होना चाहिए। बिजली सब्सिडाइज है, पानी सब्सिडाइज है, हवा का तो कॉस्ट ही कुछ नहीं है। और सैलरीज जो हैं, जिस तरह से शहर के लोग, इवन जो लेबर की जो सैलरी होती है दिल्ली जैसे शहर में, चपरासी जो है सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसकी फर्स्ट कैरी होम सैलरी होती है 18,000 रुपए पर मंथ। और मिनिमम वेजेस जो दिल्ली में है उस हिसाब से करीब 12,000 के करीब बैठती है सैलरी, और मिलती भी है लोगों को। तो इसलिए वो नजर नहीं आती। उनको जो है इतनी सब्सिडी दे दी फार्मर्स को। फार्मर्स की हालत कितने लोग जानते हैं, हमारा फार्मर कितने कॉम्पिटिटिव स्टेज में है। कभी जानने की कोशिश करना कि जितनी सब्सिडी हमारी सरकार हमारे फार्मर को देती है जापान में या यूएस में या चाइना में कितनी दी जाती है। मैंने एक वीडियो में भी कहा है, आप भी थोड़ा सा होमवर्क कर लो। तो कॉम्पिटिटिव रह ही नहीं जाता दुनिया में। अभी भी जो है सरकार करीब में 17 लाख करोड़ या 17,000 करोड़ रुपया सब्सिडी देने जा रही है पेस्टिसाइड्स के लिए, कंपनियों को, इंडस्ट्री को, फार्मर्स को नहीं डायरेक्ट। खैर, अब अगर उनकी ये रिपोर्ट जो है मतलब चौंकाने वाली रिपोर्ट है, आंख खोल देने वाली रिपोर्ट है। रिपोर्ट ये कहती है कि अगर जो सुपर रिच जो हैं, अगर उन पे सरकार 4% टैक्स लगा देती है तो ये जो 98 बिलियन है सिर्फ इन पे, तो 17 साल के लिए मिड डे मील का जुगाड़ हो जाता है पूरे देश का। मेरा तो ये कहना है कि आप 17 साल मत कीजिए, आप उसको 8.5 साल कर लीजिए और उसके साथ जो है हॉट ब्रेकफास्ट भी जोड़ दीजिए, क्योंकि उससे खाने की नहीं न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम पूरी दूर हो जाएगी। और फिर ये रिपोर्ट कहती है कि अगर 1% वेल्थ टैक्स अगर लगा दिया जाए तो स्कूल एजुकेशन या आयुष्मान भारत का फंड जो है वो 7 साल के लिए दिया जा सकता है। और हमारी सरकार तो 30% से 25% ले आती है रईसों का जो वो टैक्स होता है। एक चीज और भी है, आपकी सैलरी जब 1 करोड़ रुपए तक होती है तो आपको 30% टैक्स देना होता है, और उससे ज्यादा 40, और अभी शायद सरचार्ज लगा के 42 है। लेकिन अगर आपको इंसेंटिव मिलते हैं उससे ऊपर, उस पे आपको 18% टैक्स देना होता है। तो कारपोरेट्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज के साथ ऐसे ही करते हैं, 1 करोड़ से ऊपर के इंसेंटिव डिक्लेयर कर दो, सरकार को पता नहीं है। ये सारे जो हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, ये जो है बात कर रहे हैं 1% वेल्थ टैक्स लगाने का।
स्टेट ड्यूटी कहते थे पहले उसको, और उस 1% से इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। असलियत ये है कि मैंने एक और वीडियो में बात की थी 2 टैक्सेस के बारे में। एक इनहेरिटेंस टैक्स जिसको स्टेट टैक्स कहते थे, और दूसरा वेल्थ टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो 1985 में बंद कर दिया गया था। मैंने वजह भी बताई थी पहले एक वीडियो में कि लोग जो हैं अपने डोमेस्टिक हेल्प के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी कर देते थे, अपने जानवरों के नाम पे कर देते। पर अब तो जीएसटी है, अब तो पैन कार्ड है, अब तो नहीं कर सकते। उसी तरह से वेल्थ टैक्स था अपने यहाँ, और हमारे जो प्रिय जेटली जी थे उन्होंने 2016 में उसको विड्रॉ कर लिया था। कानून शायद मेरे ख्याल है अभी, लेकिन वो टैक्स विड्रॉ कर लिया गया। इन दोनों से पता है कितना बेनिफिट हो सकता है। जैसे इनहेरिटेंस टैक्स है, ये जो 98 लोग हैं, मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहता, पर मौत तो सबको आनी है। तो उनमें से कोई एक की अगर डेथ होती है तो कई कंट्रीज में तो 20-30%, 40% तक भी है वेल्थ टैक्स। सरकार के आने वाले 10-15-20 साल का बजट पूरा हो सकता है उसमें, इनहेरिटेंस टैक्स में भी, मेनली इनहेरिटेंस टैक्स। बहुत सारे तो नहीं, काफ़ी कंट्रीज ऐसे हैं, मोर देन अ स्कोर, जिनमें इनहेरिटेंस टैक्स भी है और वेल्थ टैक्स भी है। और ये कहिए कि ज़्यादातर डेवलप्ड हैं, लेकिन डेवलपिंग भी हैं। हमारे यहाँ रोना क्या दिखाया जाता है कि हमारा तो कंट्री बहुत बड़ा है, लागू ही नहीं हो सकता। सर, कोई भी कार्यक्रम जो होता है वो यूनिट बेस्ड होना चाहिए। हर यूनिट के लिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। काम तो अपने आप होता है, नियत होनी चाहिए ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे। ये सारे देश देखिए अपने, ये नॉर्वे देखिए, स्पेन देखिए, स्वीडन देखिए, ह्यूमन डेवलप इंडिकेटर्स में टॉप मोस्ट हैं सारे। क्यों हैं? आप तो विश्व गुरु बनना चाहते हैं, ठीक है ना, वो तो अपने आप ही बन जाएंगे। ये टैक्सेस मैंने जब कहे थे तो हमारे कुछ जो कैपिटलिस्ट फ्रेंड हैं उन्होंने मजाक भी उड़ाया था कि इस वक्त वेल्थ टैक्स की बात कर रहे हो, अब थोड़ी ना हो सकता है दोबारा। लेकिन याद करो गांधी जी को कि जो आपकी ज़रूरतें, जो पैसा पूरी कर रहा है वो आपका पैसा है, और जो सरप्लस है वो आपके पास जनता का है। तो आपको जो है वो सोचना है उसके बारे में। जनता ने एज ए सिक्योरिटी आपको दे रखा है, तो उसका इस्तेमाल अगर आप इंसानियत के लिए नहीं करें तो मुझे तो नहीं लगता कि फिर इंसान की परिभाषा ही बदलनी पड़ेगी हमको। तो ये लोग जो चिल्लाते हैं कि ये जो है गरीबों को ये ना दिया जाए, गरीबों को वो ना दिया जाए, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? हाँ, मुझे एक चीज़ बताइए, अगर सबके लिए होता है तो किसको परेशानी होती है और क्यों? अब दिल्ली में अगर पानी फ्री है, अब रईस लोग तो कंट्रोल नहीं करते ना भाई। या बिजली फ्री है तो जाहिर उसकी लिमिट होती है। अब मान लीजिए बसें फ्री हैं महिलाओं के लिए, सबके लिए हैं, आप चिल्लाओ सबके लिए है, कौन रईस ज़्यादा डीटीसी बस में सफ़र करेगा? इवन मिडिल क्लास नहीं करती भाई। तो ज़रूरतमंदों के लिए ना किया जाए, रईसों के लिए टैक्स एग्जम्पशन करते रहिए। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि अगर किसी भी कंट्री को डेवलप करना है आपको, तो 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जिसका फिर थर्ड कॉन्सिक्वेंस हो जाता है। पहला है एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ। हमेशा ये चिल्लाते हैं एजुकेशन फ्री क्यों की जाए, किसका फ़ायदा होगा, सरकार पे कितना बर्डन हो जाएगा। ये बात भी मैं एक वीडियो में पूरे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक मेरी वीडियो है मस्ट रिजर्वेशंस को, जिसमें मैंने कहा है कि एजुकेशन यूनिवर्सल होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए।
और उसके लिए सारा मैंने सजेस्ट भी किया है। ये जो टेबल आप देख रहे हैं 24 कंट्रीज वर्ल्ड के, ये सारे धन्ना सेठ तो नहीं है। हाँ वो भी हैं, लेकिन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जो भी आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं वो उनकी रिचनेस की वजह से नहीं है। जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की सरकार करती है, सिविल सोसाइटी भी करती है। अब सिविल सोसाइटी के बारे में तो मैं बार बार कहता हूँ, कुछ फायदा नहीं है कहने का। एजुकेशन जो है इंसान को इंसान बनाती है। एजुकेशन जो है जिसके थ्रू देश जो है वो आगे बढ़ता है, इन्वेंशंस होती हैं, रिसर्च होती हैं, डेवलपमेंट होती है, इनको इकोनॉमी इम्प्रूव होती है, वैल्यूज़ जो हैं उसका स्प्रेड होता है, बहुत सारी वजह आती है। और दूसरा होता है हेल्थ। अब राइट टू एजुकेशन के फंडामेंटल राइट होने के बावजूद हमने कितनी तरक्की की है वो सबको पता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब राइट टू एजुकेशन आया था तो एक जर्नलिस्ट ने हेल्थ मिनिस्टर से पूछा था, गुलाम नबी उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे, आपको नहीं लगता कि हेल्थ को फंडामेंटल राइट बना दिया जाए? उनका ये कहना था, आई डोंट बिलीव इन हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट। मेरा ख्याल है कि हमें ऐसे हेल्थ मिनिस्टर पे शर्म आनी चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ हम करते रहते हैं। सारी सरकारें, सारी रिपोर्ट्स अपने हेल्थ के बारे में जो बताती रहती हैं, कोविड के दौरान हमने ये कंट्रीब्यूट किया, वो कंट्रीब्यूट किया, स्टैटिस्टिक्स कुछ होती हैं, असलियत कुछ होती है। उसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ। मेरी वीडियोस जो हैं विकास का एक आसान मॉडल 2 वीडियो में मैंने कहा है, कुछ नहीं करो मनरेगा में, खाली ड्रिंकिंग वाटर अगर घर घर पहुंचा दो, ड्रिंकिंग वाटर। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स की वजह से, आर्सेनिक की वजह से और चीज़ों की वजह से जितने भी 90% डिजीजेज वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। पर हेल्थ और एजुकेशन को अगर आप सरकार टेक ओवर कर ले तो ये कारपोरेट हाउसेस का क्या होगा भाई? लिबरल पॉलिसीज जो हैं वो कैपिटलिस्ट होती हैं, नियो लिबरल तो कैपिटलिस्ट ही चलाते हैं देश को। तो हेल्थ और एजुकेशन तो पब्लिक होंगे नहीं, आप मान के चलिए। तो चारा क्या है, सिविल सोसाइटी को आगे आना पड़ेगा। अब एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात एक सरदार जी थे, उन्होंने मुझे बताई कि हम लोगों ने फैसला किया है कि हमने धर्म स्थलों को बहुत दान दे दिया, काफ़ी हो गया, अब हम जो है एजुकेशन और हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। सभी क्यों नहीं हो सकते? जैन जो हैं उनमें से बहुत सारे रिच लोग हैं, वो कर सकते हैं। रिच तो बहुत हैं वैसे भी, दिखावा नहीं करते, दिखाना नहीं चाहते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं हमारे वेल्थ के लिए, हमारी प्रोग्रेस के लिए, देश के लिए। अभी भी आप देखिएगा, जब बजट की बात आएगी तो यही बात आएगी कि उनको इतना दे दिया, उनको इतना दे दिया। कारपोरेट्स को कितना दे दिया भाई? पिछले 6 महीने में करीब 1 लाख करोड़ के ऊपर। जब कोई कारपोरेट लोन लेता है बैंक से 100 करोड़ का और वो नहीं दे पाता तो बैंक उसको बुलाता है, बैठाता है, चाय बिस्किट खिलाता है और उसको बोलता है, सर एक काम कीजिए, आप 200 करोड़ का लोन और ले लीजिए, पिछला चुकता कर दीजिए, नए से आप बिजनेस करिए। और जब आप जैसे, हम जैसे लोग बैंक से लोन लेते हैं और 1,000 रुपये की किस्त आज है अगर देने की, आज नहीं दे पाते, कल बैंक आपके सिर पे खड़ा होता है। जिस तरह से जो है रईसों के जो है, इंडस्ट्रीज़ के जो अकाउंट्स जो हैं वो रोल ओवर या जो भी होता है किए जाते हैं, गरीब लोगों को अगर वही सुविधा मिले तो बहुत फ़र्क आ सकता है। बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज चलते रहते हैं
फार्मर्स को ये दिया जा रहा है, फार्मर्स को वो दिया जा रहा है, पंजाब में ये प्रॉमिस किया जा रहा है, वो प्रॉमिस किया जा रहा है। ये एक बार ये बात उठी थी, फिर पता नहीं क्यों नहीं उठी। आपके एमपीज पे कितना खर्च होता है भाई, मुझे बताएंगे? और क्यों होता है, सोचिएगा।